अच्छा, मोविस, कैन यू हियर मी? मोविस, कैन यू हियर मी? इसकी रिकॉर्डिंग ऑटो पे ऑन कर दें यार इस क्लास के बाद, जिस तरह बाकी लाइसेंस पे जूम ऑटो पे रिकॉर्ड करता है ना, तो ठीक। हम लोगों ने मेमोरेंडम को कवर किया, और ये गलत नहीं होगा कहना कि मेमोरेंडम क्लॉज इज आईडी कार्ड ऑफ कंपनी। कंपनी का नाम, कंपनी का एड्रेस, कंपनी क्या काम करती है, कितना कैपिटल लेकर आई है, क्या लायबिलिटी है, ये जो छोटी छोटी सी बातें हैं, ये कंपनी के जो मेमोरेंडम है उसके अंदर हमने तफसील से देखी। अब हम लोग आज बात करेंगे कुछ डिटेल्ड रूल्स के ऊपर जो कि कंपनी फॉलो करती है, और ये रूल्स, रेगुलेशंस, प्रोसीजर्स कि भाई मीटिंग्स कैसे होंगी, डायरेक्टर्स किस तरह चूज होंगे, शेयर कैपिटल कम ज्यादा किस तरह होगा, डिबेंचर्स कैसे इशू होंगे, कंपनी कैसे वाइंड अप होगी, मॉर्गेजेस चार्जेस अगर करने हो तो वो कैसे होंगे, जो कंपनी के रूल्स, सिस्टम्स, प्रोसीजर्स हैं, वो डील करता है आपका आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, AOA। पहले डॉक्यूमेंट का नाम था मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसके अंदर हम लोगों ने बेसिक बातें देखी। अब है आर्टिकल्स, और आर्टिकल्स के बारे में मशहूर है कि ये डिटेल सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। अब ये भी कह सकते हैं कि इसके अंदर हम लोग कंपनी के बाय लॉस लिखते हैं। एक कंपनी कौन सा काम कैसे करेगी, क्या प्रोसेस होगा, कितने लोगों को इन्वॉल्व करना है, अकाउंट्स कैसे बनाने हैं, ये कैसे करना है, वो कैसे करना है, जितने भी बाय लॉज हैं वो हम लोग आर्टिकल्स के अंदर डिफाइन कर देते हैं। वो तमाम कंपनियां जो कि लिमिटेड बाय शेयर्स है, वो तमाम कंपनियां जो कि लिमिटेड बाय शेयर्स है, उनको लॉ ने ऑप्शन दे दिया। लॉ ने कहा या तो अपने आर्टिकल्स खुद बनाए और खुद रजिस्टर करवाए, या बना बनाया टेबल ए पकड़े और उसको एज इट इज अडॉप्ट कर लें, उसको यूज कर लें। टेबल ए आपको मिलेगा कंपनीज एक्ट के फर्स्ट कैजुअल के अंदर। कंपनीज एक्ट के अंदर जो लॉ वगैरह लिखे हैं उसके एंड के ऊपर कुछ स्केड्यूल्स हैं, फर्स्ट स्केड्यूल, सेकंड स्केड्यूल, थर्ड स्केड्यूल, फोर्थ स्केड्यूल, फिफ्थ स्केड्यूल, और हर स्केड्यूल के अंदर ना फिर फर्दर टेबल्स बने हुए हैं। तो अगर आपने अपने आर्टिकल्स रजिस्टर करवाने हैं तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं। किन के पास? वो कंपनियां जो कि लिमिटेड बाय शेयर्स हैं, या तो वो अपने आर्टिकल्स खुद बना लें, योर ओन, जिसमें आप अपने पसंद के प्रोसीजर्स वगैरह लिख दें, या आप बना बनाया टेबल ये पकड़ें और उसी को अडॉप्ट कर लें, उसी को अपना लें। इस केस के अंदर आपके पास अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए कंपनीज एक्ट की, क्योंकि अगर आपके पास नॉलेज नहीं होगी तो आप अपने आर्टिकल्स खुद से नहीं बना सकते। तो ज्यादातर कंपनीज क्या करती हैं, वो बना बनाया टेबल ये पकड़ती हैं और उसको अडॉप्ट कर लेती हैं। फिर हर वो कंपनी जो कि लिमिटेड बाय शेयर नहीं है, हर वो कंपनी जो कि लिमिटेड बाय शेयर्स नहीं है, वो अपने आर्टिकल्स लाजमी रजिस्टर करवाएगी। क्या मतलब? कि वो अपने आर्टिकल्स खुद बनाएगी। टेबल ए की जो ऑप्शन है वो किसको दी गई है? वो कंपनी जो कि लिमिटेड बाय शेयर्स है। और अगर वो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर नहीं है, लिमिटेड बाय गारंटी हो सकती है, अनलिमिटेड हो सकती है, वहां पे वो अपने आर्टिकल्स खुद से बनाएगी, उसके पास टेबल ए वाली ऑप्शन नहीं है। फिर
लॉ ने फर्दर एक बात की कि हर वो कंपनी जो कि गारंटी वाली है या अनलिमिटेड कंपनी है, वो अपने आर्टिकल्स के अंदर दो बातें लिखेगी। अब अगर तो वो शेयर्स भी रखती है, हैविंग शेयर कैपिटल है, तो वो बताएगी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन कितना शेयर कैपिटल उसके पास था, और अगर उसके पास शेयर कैपिटल नहीं है तो वो बताएगी कि कितने मेंबर्स हैं एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। ये आर्टिकल के अंदर बताना है। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। आईकैप इसके ऊपर सवाल बना सकता है। आर्टिकल्स के अंदर आप तमाम वोटिंग के तरीके भी बता देंगे और ये भी बता देंगे कि क्या क्या राइट्स हैं, क्या क्या लाइबिलिटीज हैं हर शेयर होल्डर के पास जो कि डिफरेंट क्लास का है। आपको पता होगा कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं ये दो तरह के होते हैं, एक ऑर्डिनरी शेयर होल्डर होते हैं, एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं। तो हर क्लास के शेयर होल्डर की हर राइट्स और उनकी जो वोटिंग पावर है, जो वोटिंग के तरीकेकार हैं, वो सब कुछ आपने आर्टिकल्स के अंदर लिस्ट में बता देगा। और अगर कंपनी अपने आर्टिकल्स की खिलाफ वर्जी करे, कॉन्ट्रावीन करे, तो वो जो ऑफिसर है वो लायबल होगा। तमाम ऑफिसर्स लायबल होंगे। ऑफिसर्स के अंदर डायरेक्टर्स भी आ जाते हैं, सीईओ भी, कंपनी सेक्रेटरी भी, सीएफओ भी, वो सारे लायबल होंगे। टेबल ए की हम लोगों ने बात की थी कि आप बना बनाया टेबल ए फॉलो कर लें। तो टेबल ए के अंदर ये तमाम कंटेंट्स डिस्कस किए हुए हैं। ये एक ऐसी लिस्ट है जो कि कभी कभी आके पूछ भी सकता है, वो पूछता है कभी कभी। तो इसमें से अगर आप कोई से भी 10 बातें क्रैम कर लेंगे तो आई थिंक दैट इज सफिशिएंट। सारी याद करने की जरूरत नहीं है, कोई सी 10 जो कि आपको आसान लग रही हो याद कर लें। टेबल ए के अंदर जो बातें डिस्कस होती हैं कंपनी के हवाले से, वो रिगार्डिंग इट शेयर्स पॉलिसी, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, कैसे शेयर्स ट्रांसफर होंगे, कैसे शेयर्स ट्रांसमिट होंगे, ट्रांसफर का फॉर्म कैसा होगा, कैश डिविडेंड कैसे दिया जाएगा, बैंक अकाउंट की डिटेल्स किस तरीके से बनाई जाएंगी, शेयर्स की ट्रांसमिशन कैसे होगी, कैपिटल को कैसे ऑल्टर किया जाएगा, मीटिंग कैसे होगी, प्रॉक्सी कैसे आएगी, डायरेक्टर कौन होंगे, उनकी क्या पावर्स हैं, मिनट्स कैसे संभाले जाएंगे, कॉमन सील, डिस्क्वालिफिकेशन, प्रोसीडिंग्स, वैकेंसीज, डिविडेंड्स, अकाउंट्स, वाइंडिंग अप। एक तरीके का और भी एक, जब आप पूरा कोर्स कवर कर लेंगे और वापस आएंगे इस लिस्ट के ऊपर तो आपको बहुत सारे नाम फेमिलियर नजर आएंगे, तो वो याद करने भी आपके लिए आसान है। तो टेबल ए के अंदर कोई सी 10 बातें आपने उठा के याद करनी है। अगर आपसे आई क्या पूछता है कि बताइए ये कंपनी ने अपने आर्टिकल्स रजिस्टर करवाने हैं और उसने टेबल ए अडॉप्ट करना है, तो उसको कौन कौन सी चीजें देखनी पड़ेंगी। तो अगर इस तरह का सवाल आ जाए तो आपको 10 बातें भी आती हूँ तो दैट वुड बी सफिशिएंट। सवाल इतने ज्यादा मार्क्स का नहीं आ सकता इस एरिया से। तो जनाब इस पेज के ऊपर हम लोगों ने क्या पढ़ा, इस पेज के ऊपर हम लोगों ने ये पढ़ा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल्स एंड मेमोरेंडम। मेमोरेंडम इज ऑल अबाउट द बेसिक इंफॉर्मेशन, आर्टिकल्स आर द बायलॉज। हर वो कंपनी जो कि लिमिटेड बाय शेयर है उसके पास दो ऑप्शंस है, या तो अपने बना ले या बने बनाए अडॉप्ट कर ले। तमाम कंपनियां जो कि उससे हटके हैं उनके लिए अपना ही बनाना है, यानी कि वो अपना ही बनाएंगी। गारंटी और अनलिमिटेड में देख लो कि अगर तो वो हैविंग शेयर कैपिटल है तो फिर आप बताएंगे कि अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल कितना है, और अगर नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है तो फिर एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन कितने मेंबर्स मौजूद हैं। खिलाफ वर्जी करने पे हर ऑफिसर को फाइन देना पड़ेगा, पेनल्टी देनी पड़ेगी, वो लायबल होगा। ये पेज सिर्फ ये बेसिक बात आपके साथ डिस्कस करता है। नेक्स्ट पेज जो कि टेक्निकली इसकी एप्लीकेबिलिटी के ऊपर बात करता है और ऑल्टरेशन के ऊपर बात करता है। तो टेबल ए इज एप्लीकेबल इन फुल इफ आर्टिकल्स आर नॉट रजिस्टर्ड सेपरेटली। क्या मतलब कि अगर आपने अपने जाती आर्टिकल्स नहीं बनाए, इसका मतलब है कि फिर सारा का सारा टेबल ए आपको फॉलो करना। इफ नॉट
made your articles, then adopt table A fully. ठीक, फिर table A is applicable to the extent not modified or excluded by articles filed by a company. क्या मतलब? अगर कंपनी ने अपने आर्टिकल्स बना लिए, मेड इटसेल्फ, और उसमें कोई ऐसी बात नहीं की मगर टेबल ए में वो बात मौजूद है, आर्टिकल्स इटसेल्फ बनाए हैं बट उन्होंने कोई चीज एक्सक्लूड कर दी है वहां से जो कि टेबल ए के अंदर मौजूद है, जो कि टेबल ए के अंदर मौजूद है, तो वो जो टेबल ए के अंदर बात मौजूद है वो एज इट इज आप पे लागू हो जाएगी, वो अप्लाई हो जाएगी। और अगर आपने अपने आर्टिकल्स खुद बना लिए हैं और उसमें कोई ऐसी बात कर दी है जो कि टेबल ए के खिलाफ है, जो कि टेबल ए के खिलाफ है, तो वो बात लॉ को पसंद नहीं आएगी और जो चीज टेबल ए में लिखी हुई है वो ही एप्लीकेबल मानी जाएगी। तो ये 3 बुलेट्स हैं जो कि काफी ज्यादा बच्चों को कंफ्यूज करती हैं। आई होप कि अब ये बातें समझ आ गई होंगी। पहली बात, अगर तो आपने टेबल ए खुद बनाया, सॉरी, अगर तो आपने आर्टिकल्स खुद से बना लिए तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, गुड हो गया। आपने आर्टिकल्स खुद से तो बना लिए मगर उसमें कोई ऐसी चीज मिस कर दी है जो कि टेबल ए में है, तो ऐसा माना जाएगा कि वो चीज जो कि टेबल ए में मौजूद थी आपने मिस कर दी है, वो आपकी कंपनी के ऊपर भी अप्लाई हो गई। तीसरा, आपने अपने आर्टिकल्स खुद से बनाए और उसमें टेबल ए की खिलाफ वर्जी कर दी, तो वो खिलाफ वर्जी काबिल कबूल नहीं होगी। ठीक हो गया? तो ये कुछ एप्लीकेबिलिटी के ऊपर बात है। अब अगर आपने आर्टिकल्स को ऑल्टर करना है, आर्टिकल्स को बदलना है, चेंज करना है, मॉडिफाई करना है, तो सबसे पहले अगेन आपको पास करनी है स्पेशल रेजोल्यूशन। स्टेप 1 यहां पे भी यही है, स्टेप 1 इज सेम, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना। जब आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर लेंगे उसके बाद स्टेप 2 इज कि आप अपने आर्टिकल्स को ऑल्टर कर दें, आर्टिकल्स को ऑल्टर कर दें। वो ऑल्टर्ड आर्टिकल्स वैसे ही माने जाएंगे, वैसे ही एप्लीकेबल होंगे जैसे पुराने आर्टिकल्स। बट अगर आपने ऑल्ट्रेशन तो कर दी मगर इस ऑल्ट्रेशन से अगर आप किसी स्पेसिफिक ग्रुप को नाराज कर दे, अगेन एक होते हैं ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स, एक होते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। लेट्स सपोज कंपनी में 92% ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स हैं और 8% प्रेफरेंस शेयर होल्डर, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रेफरेंस में डिविडेंड भी जाता है और ये चीज ऑर्डिनरी वालों को पसंद नहीं। तो अगर वो कोई स्पेशल रेजोल्यूशन पास करें और उसमें ऑल्टर कर दें कि जनाब हम लोग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं देंगे, या उनके कोई और राइट माइनस कर दें या कोई लायबिलिटी बढ़ा दें जिससे वो स्पेसिफिक ग्रुप जुल्म का शिकार होता आपको नजर आए, तो लॉ ये कहता है कि ये चेंज उस वक्त तक नहीं मानी जाएगी जब तक इस अफेक्टेड ग्रुप के अंदर जितने लोग हैं उनका 3/4 उससे एग्री ना करें। If alteration is affecting substantive rights and liabilities of members या class of members,
कोई भी स्पेसिफिक क्लास ऑफ मेंबर, जैसे कि हमने बात की प्रेफरेंस, ये सिर्फ उसी वक्त मानी जाएगी जब कम से कम 3/4 ऑफ दोस अफेक्टेड क्लास उस पे एग्री ना हो। तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करते हुए जो 3/4 चाहिए वो तो कंपनी को मिल ही जाएगा। क्यों? क्योंकि 92% ताकत किनके पास है? ऑर्डिनरी वालों के पास। और जब ये ऑर्डिनरी वाले उस मीटिंग के अंदर अफेक्टेड क्लास को मजीद खराब कर रहे हैं, उनके मजीद राइट्स कम कर रहे हैं, उनकी मजीद लाइबिलिटीज बढ़ा रहे हैं, तो वो उस वक्त तक नहीं मानी जाएगी जब ये जो 8% है उसका 3/4 एग्री ना करे, उस 8% का 3/4 एग्री ना करे। उस मीटिंग के अंदर प्रेफरेंस वाले भी बैठे होंगे, उस मीटिंग के अंदर ऑर्डिनरी वाले भी बैठे होंगे। तो जैसे ही ऑर्डिनरी वालों ने कोई ऐसी खिलाफ वर्जी की प्रेफरेंस वालों की, तो फौरन से प्रेफरेंस वाले कहेंगे सर ये हम उस वक्त मानेंगे जब हमारे ही लोग 3/4 में आपका साथ देते हैं। ऑल्टर्ड आर्टिकल की जो कॉपी होगी वो आप जमा करवाएंगे रजिस्ट्रार भाई को विद इन 30 डेज, और रजिस्ट्रार उसको अपने पास महफूज कर देगा। जी, आवाज का मैंने सुना मसला आ रहा है, क्या सबको आ रहा है? यहाँ तक सारी बात समझ आ गई है? डिस्टॉर्शन तो नहीं है? मुझे बताइए। कोई डिस्टॉर्शन तो नहीं? फिर कुछ जनरल बातें रिगार्डिंग मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। देखते हैं। The provisions of this act shall have effect despite anything contained in any other law or memorandum or articles or in any contract or agreement executed by it or in any resolution passed in general meeting या director meeting। कहना ये चाह रहे हैं कि अगर आपने इस एक्ट की खिलाफ वर्जी करते हुए किसी और लॉ के अंदर, किसी मेमोरेंडम के अंदर, आर्टिकल्स के अंदर कोई ऐसी चीज लिख दी है या कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, कोई ऐसा एग्रीमेंट कर लिया है जो कि कंपनीज एक्ट के खिलाफ जा रहा है, जो कि आपके मेमोरेंडम और आर्टिकल्स के खिलाफ जा रहा है, तो वो माना नहीं जाएगा, वो माना नहीं जाएगा। कोई भी चीज जो कि कॉन्फ्लिक्ट में आएगी विद कंपनीज एक्ट, that would be what? That would be what? अगर मेंबर्स को कॉपीज चाहिए मेमोरेंडम की और आर्टिकल्स की, तो उनको क्या करना पड़ेगा? ईच कॉपी शैल सेंड टू एवरी मेंबर, हर मेंबर को आर्टिकल्स की और मेमोरेंडम दोनों की एक एक कॉपी जाएगी। कब जाएगी? जब वो रिक्वेस्ट करेगा। जब वो रिक्वेस्ट करेगा, और ना सिर्फ रिक्वेस्ट करेगा, वो पैसे भी देगा, फिक्स्ड बाय कंपनी। तो जब वो रिक्वेस्ट करेगा, पैसे देगा, तो उसके 14 दिनों के अंदर अंदर हम उसको मेमोरेंडम की और आर्टिकल की एक एक कॉपी भेज देंगे। अगर कोई ऑल्टरेशन हो जाती है बीच में, अगर ऑल्टरेशन होगी बीच में, if any alteration is made, तो हर वो कॉपी ऑल्टरेशन डेट के बाद जो मिलेगी वो ऑल्टर्ड कॉपी कहलाएगी, यानी कि उस कॉपी में भी चेंजेस हो चुकी होंगी।
हर वो कॉपी जो आप मेंबर्स को भेजेंगे मेमोरेंडम या आर्टिकल्स की आफ्टर ऑल्टरेशन, जब ओरिजिनल में ऑल्टरेशन हो गई है तो उसके बाद से जितनी भी कॉपियां जाएंगी वो सारी की सारी उस ऑल्टरेशन के साथ जाएंगी। और अगर कंपनी खिलाफ वर्जी करती है तो फिर उनको फाइन शाइन पेनल्टी वगैरह पे करनी पड़ेगी। ऊपर हम लोगों ने क्या पढ़ा? ऊपर हम लोगों ने ये पढ़ा कि अगर कोई चीज किसी और कानून में लिखी है, फॉर एग्जांपल बैंकिंग ऑर्डिनेंस कुछ एक्स्ट्रा बात कर रहा है जो कि कंपनीज एक्ट के खिलाफ है, जो कि आपके मेमोरेंडम के खिलाफ है, जो कि आपके आर्टिकल्स के खिलाफ है, या जो आपने अगर कोई एग्रीमेंट किया उसके खिलाफ है, तो हम उसको नहीं मानेंगे, हम कंपनीज एक्ट को मानेंगे और वो तमाम चीजें उस वक्त क्या हो जाएंगी हमारे लिए वॉइड। इन शॉर्ट, कोई भी चीज अगर कंफ्लिक्ट में आ रही है, कंपनीज एक्ट में एक बात लिखी हुई है और दूसरा लॉ उसको अगर नेगेट कर रहा है, जो बात कंपनीज एक्ट वाली है हम उसी को मानेंगे, वही हमारा अन्नदाता है, उस वक्त हमारा भगवान वही है। तो हमने उसी की बात माननी है और हमने किसी और ऑर्डिनेंस की, किसी और एक्ट की कोई बात नहीं सुननी। ठीक हो गया जी? बात समझ आ गई जी? जैसे ही आप रजिस्ट्रार को मेमोरेंडम और आर्टिकल्स जमा करवाएंगे, जैसे ही आप मेमोरेंडम और आर्टिकल्स रजिस्ट्रार के पास लेकर जाएंगे या जब रजिस्ट्रेशन हो रही होगी, तो रजिस्ट्रेशन होने के बाद कंपनी मार्जे वजूद में आ जाएगी। पहले कंपनी नहीं थी, पहले जस्ट एक डब्बा था और उस डब्बे के अंदर लोग कागज पर लिख के कह रहे थे कि हाँ मैं इतने शेयर्स खरीद दूंगा, हाँ मैं ये कर दूंगा, हाँ मैं वो कर दूंगा, मैं इतने पैसे लाऊंगा, मैं ये स्किल लाऊंगा। मगर जैसे ही आपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स दे दिए रजिस्ट्रार को, अब कंपनी बन गई है और अब जो जो वादे लोगों ने किए वो वादे उनको निभाने पड़ेंगे। जितने पैसे देने का वादा किया है वो पैसे देने पड़ेंगे। सच टाइम, सच मैनर, सच कंडीशन, जो कि एससीपी बता देगा। और अगर रजिस्ट्रार को लगे कि ये लोग वायलेट कर रहे हैं रूल्स को, तो वो आप पे लेवल 1 की पेनल्टी लगा सकता है। सब्सक्राइबर्स कौन होते हैं? कंपनी के बानी, जिन्होंने कंपनी का ख्वाब देखा होता है, क्योंकि कंपनी को मार्जे वजूद लाने में अहम किरदार अदा करते हैं। नीचे एक टेबल दिया हुआ है और उस टेबल के अंदर बताया हुआ है कि किस टेबल के अंदर क्या क्या चीजें हैं। टेबल एफ के अंदर सेक्शन 42 यानी कि एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट का आर्टिकल्स और मेमोरेंडम दिया हुआ है। टेबल ई के अंदर अनलिमिटेड कंपनी के बारे में बताया हुआ है। तो ये टेबल एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्रैम करने की जरूरत नहीं है, मगर आना चाहिए। इसमें से आकर एक आधा एमसीक्यू निकाल सकता है, मगर शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से एक्सपेक्ट नहीं कीजिएगा। This marks the end of chapter 2. This marks the end of chapter 2. यहाँ तक अगर कोई सवाल है तो पूछें, क्योंकि उसके बाद हम इसको चैप्टर 1 पे वापस जाके लिंक करने वाले हैं। जो चीजें हम वहां पे छोड़ के आए थे अब हम लोगों ने वो कवर करनी है। तो यहाँ तक कोई सवाल है तो बताइए।
पक्की बात, कोई सवाल नहीं है? श्योर ऑन दिस? जी श्योर ऑन दिस? ओके, आइए फिर चैप्टर 1 पे चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या हमने वहां पे छोड़ा था। चैप्टर 1 का पेज 1 हम लोगों ने ये डेफिनेशन देख ली थी कि सोल ट्रेडर क्या है, पार्टनरशिप क्या है, कंपनी किसे कहते हैं, कंपनी के फीचर्स के ऊपर बात कर ली थी। ये सारा पेज हमारा तैयार है। पेज 2 के ऊपर हम लोगों ने इसको देख लिया था। अब आपको पता चल गया कि मेमोरेंडम क्या है और आर्टिकल्स क्या है। अगर वहां पे आपको बताता तो शायद आपको ये बात समझ ना आती कि मेमोरेंडम एक कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर हम बेसिक बातें करते हैं, जिसके अंदर हम फोकस करते हैं और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स को ये बताते हैं कि भाई कंपनी का नाम क्या है, उसका ऑफिस कहाँ पे है, उसकी लाइबिलिटी कितनी है, और आर्टिकल्स कंपनी के बाय लॉज होते हैं। इन शॉर्ट ये डेफिनेशन दी हुई है मेमोरेंडम की, जो कि आपको अब याद कर लेनी है। फिर टाइप्स ऑफ कंपनी में कंपनी पढ़ लिया था, कंपनी लॉ पढ़ लिया था, और बॉडी कॉर्पोरेट और फॉरेन कंपनी हम लोगों ने छोड़ दिया था। आइए इसको देखते हैं। बॉडी कॉर्पोरेट किसे कहते हैं? बॉडी कॉर्पोरेट का अगर मैं सिंगल वर्ड मीनिंग आपको बताऊं तो ये है हर तरह की कंपनी, एवरी टाइप ऑफ कंपनी। इसके अंदर वो कंपनियां भी शामिल हैं जो कि कंपनीज एक्ट के अंदर बनी है, चाहे वो मौजूदा हो चाहे वो पुराना हो, अंडर दिस एक्ट और कंपनी लॉ। पहली बात, इसके अंदर वो कंपनीज भी आ जाती हैं जो कि किसी और एक्ट के अंदर बनी है। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी है जो कि बनी है बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस के अंदर, यानी कि ये वो ऑर्डिनेंस है जो कि बैंकिंग कंपनीज को रेगुलेट करता है। एक कंपनी इस ऑर्डिनेंस के तहत मार्ज वजूद में आती है। अब कहने को वो कंपनीज एक्ट तो फॉलो नहीं कर रही, वो तो बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस को फॉलो कर रही है, स्टिल वो बॉडी कॉर्पोरेट कहलाएगी। वो इस एक्ट के लिए बॉडी कॉर्पोरेट कहलाएगी, क्योंकि बॉडी कॉर्पोरेट क्या है? हर तरह की कंपनी, चाहे वो कंपनी लॉ में बनी हो, चाहे वो कंपनीज एक्ट में बनी हो, चाहे वो किसी और एक्ट के अंदर बनी हो जो कि पाकिस्तान में चलते हैं। और अगर एक कंपनी इनकॉर्पोरेट पाकिस्तान से बाहर हुई है मगर उसका ऑफिस पाकिस्तान में, बनी पाकिस्तान से बाहर है, जैसे कोक, पेप्सी, मैकडोनल्ड्स, अब ये सारे बने पाकिस्तान से बाहर हैं मगर पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, तो ये बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर आ जाते हैं। तो बॉडी कॉर्पोरेट या कॉर्पोरेशन, एवरी टाइप ऑफ कंपनी। अब अगर आपसे आईकैप डिफाइन करने का कहे कि जनाब डिफाइन करें कॉर्पोरेशन को, तो परेशान नहीं होना, ये बॉडी कॉर्पोरेट को ही कहते हैं। तो बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर 3 चीजें आप लोगों ने ऐड कर लेनी है। ये 3 बातें, क्या कुछ लेस भी करना है? जी, इसमें 2 तरह की बातें आप लोगों ने माइनस कर लेनी है। जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं वो बॉडी कॉर्पोरेट में नहीं आती। जितनी भी ये जो सोसाइटीज है ना, कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो कि अपने लॉ के अंदर रजिस्टर हो रही है, वो इस डेफिनेशन में शामिल नहीं है। प्लस हर वो कंपनी जिसको फेडरल गवर्नमेंट कह दे कि ये बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, तो वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं कहलाएगी। याद रखिएगा, हम यहाँ पे सिर्फ फेडरल की बात कर रहे हैं, प्रोविंशियल की बात नहीं कर रहे। दिस इज ओनली फेडरल, नॉट प्रोविंशियल। तो 2 चीजें कौन सी माइनस करनी है? एक कोऑपरेटिव सोसाइटी और हर वो कंपनी जिसको फेडरल गवर्नमेंट का मिनिस्टर कह दे कि भाई अब ये
हम में नहीं तो ये बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर से आप माइनस कर देंगे, तो ये दो चीजें माइनस होंगी, तीन चीजें ऐड हो जाएंगी। दिस इज बॉडी कॉर्पोरेट। इसकी डेफिनेशन याद कर लेनी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। फिर फॉरेन कंपनी क्या है, जैसा कि अभी हम लोगों ने बात की, जहन में फॉरेन से आपके आ जाना चाहिए मैकडॉनल्ड्स, नेस्ले, पेप्सी, कोक। हर वो कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट जो कि इनकॉर्पोरेट हुई है पाकिस्तान से बाहर, आउटसाइड पाकिस्तान, मगर हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में वो काम कर रही है, या पाकिस्तान के अंदर कोई ना कोई उसका लाइजॉन ऑफिस मौजूद है, डायरेक्ट काम नहीं कर रहे मगर ऑर्डर टेक कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर बैठ के ऑर्डर्स ले रहे हैं, सप्लाई दे रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं खुद से या थ्रू एन एजेंट, खुद बैठे हुए या किसी एजेंट को बैठाया हुआ है, चाहे वो फिजिकल काम हो रहा है चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक काम हो रहा है, वो फॉरेन कंपनी कहलाएगी। या वो कोई बिजनेस एक्टिविटी कर रही है, सेल परचेज कर रही है, जस्ट लाइक KFC, RD, इस तरह की कंपनी। तो बॉडी कॉर्पोरेट और फॉरेन कंपनी, ये दो डेफिनेशन हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने याद कर लेनी है। यहां तक इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चन डू लेट मी, कोई सवाल इस पॉइंट तक? जी, कौन से दो पॉइंट्स फरमान, किन दो पॉइंट्स की बात हो रही है, किसके दो पॉइंट्स? किन दो पॉइंट्स की बात कर रहे हो, ये तो बताओ। अच्छा, उन्होंने ये कहा बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर कि भाई इसमें आप हर तरह की कंपनी को तो ऐड कर सकते हैं, मगर ध्यान रहे कि ये दो तरह की कंपनीज ऐड ना हो, यानी कि उन्होंने आपको क्या दे दी, एक्सेप्शन दे दी, इनको ऐड नहीं करना। कौन सी? नंबर वन, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि रजिस्टर हुई है अंडर एनी लॉ रिलेटिंग टू रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। आप देखते हैं इस तरह की सोसाइटियां काम कर रही हैं, तो वो आप इस डेफिनेशन में ऐड नहीं करते। दूसरा, हर वो कंपनी जिसको फेडरल गवर्नमेंट ने कह दिया कि अब से ये बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, वो इसमें नहीं आती। अगर हम बात करें कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में, तो ये वॉलंटरी एसोसिएशन होती है इंडिविजुअल्स की, जो कि आते हैं, इकट्ठे होते हैं, मिलते हैं, काम करते हैं और छोड़ देते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1904 पहले था, और आजकल ये गालिबन
1925 है शायद, 1925। इसके अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी दूं, लिख लें, जैसे कोऑपरेटिव वुमेन सोसाइटीज, कोऑपरेटिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस, ये जो फंड्स के साथ काम करते हैं, ये जो प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करते हैं, जो शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं, शॉर्ट पीरियड के लिए होते हैं, इनको अपना लॉ करता है। अब अभी मैंने आपको बताया कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1904 हुआ करता था, फिर 1925 आया, आजकल शायद यही चल रहा है। बात समझ आ गई फरमान और अदनान? दोनों चीजें क्लियर है? दोनों को क्लियर है? सेकंड वाली तो बहुत आसान है, जिसको लॉ मना कर दे बस वो बात आ जाए। और ऊपर वाली को याद रखने के लिए एक औखा सा वर्ड है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, बस वो याद कर लें, काम आसान हो जाएगा। ठीक शो, यहां तक क्लियर शो? ओके डोके। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि अब क्या बातें करने को मजीद हमारी रह गई है। मजीद पर हम लोगों ने इसको देख लिया था, इसको भी देख लिया था, इसको भी देख लिया था। पब्लिक कंपनी क्या होती है, प्राइवेट कंपनी क्या होती है, सिंगल मेंबर किसे कहते हैं, ये सारी बातें हम लोगों ने याद कर ली हुई है। पब्लिक सेक्टर कंपनी को डिफाइन कर दिया था, होल्डिंग कंपनी हमारी कवर्ड है, सब्सिडियरी कंपनी हमारी कवर्ड है, होली ओन भी कवर्ड है, अथॉरिटीज, एसएससीपी, रजिस्ट्रार, ड्यूटीज, ये भी हम लोगों ने कवर कर लिया। ऑफिसर्स के अंदर कौन कौन से लोग आते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव, सीएफओ, कंपनी सेक्रेटरी, ये बातें आपको पता है। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन को हम लोगों ने डिफाइन किया था और आपसे मैंने कहा था कि आपने इसको पढ़ लेना है, और आई होप कि आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा। ऑर्डिनरी किसे कहते हैं? ऑर्डिनरी इज सिंपल मेजॉरिटी, यानी कि 50%, 50 या 50 से ज्यादा। क्या होता है, 50 होता है या 50 से ज्यादा होता है? एनीवन, इफ यू कैन गेस इट आउट। बच्चे अक्सर यहाँ पे भी कंफ्यूज रहते हैं कि सर ये 50% है या 50% से ज्यादा है, तो आप लोग क्या कहते हैं इसके ऊपर? इट इज मोर देन 50%। फिर एक और ऑप्शन भी होती है, 50 और 50 से ज्यादा। क्या कह सकते हैं सर, बताइए, थोड़ा सा याद करने की कोशिश करें, कभी आप लोगों ने पढ़ा होगा। ऑर्डिनरी इज मोर देन 50% ऑफ वोट, इट इज मोर देन 50%, 50 से ज्यादा, 50 से ज्यादा, यानी कि वो लोग जो कि मीटिंग में आए हैं, खुद चल के अपनी प्रॉक्सी के थ्रू, खत के थ्रू आए हैं, किसी भी तरीके से उन्होंने मीटिंग अटेंड की है और मीटिंग के अंदर वोटिंग हो रही है, तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करने के लिए मुझे 50% प्लस वोट्स चाहिए। और ये किन के काउंट करने हैं? जो मीटिंग के अंदर मौजूद है, और स्पेशल के अंदर 50 नहीं 3/4 चाहिए होता है, और इसका नोटिस कम से कम 21 दिन पहले जाता है। ये बातें हम लोगों ने कवर की हुई है, डेफिनेशन आप लोगों ने यहाँ से याद कर लेनी है। वोटिंग राइट, ये जो यहाँ पे बात की गई है ये बहुत अर्ली है, ये हम लोग जब मीटिंग का चैप्टर कवर करेंगे उस वक्त देखेंगे कि वोटिंग राइट किसे कहते हैं। इन्होंने यहाँ पे इसलिए बात की क्योंकि इस डेफिनेशन में ये वर्ड आ रहा है।
तो ये पेज भी हमारा क्लियर हो गया। ये आपको प्रोवाइडेड है इसका लेक्चर, ये भी हमारा कवर हुआ है। अब रह गए हमारे लास्ट 2 पेजेस जो कि कवर करने के बाद चैप्टर 1 एंड 2 हमारा क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। बट बिफोर स्टार्टिंग एनी क्वेश्चन, कुछ भी कोई भी कंफ्यूजन हो चैप्टर 1 को लेके, 2 को लेके, कोई भी बात पूछनी हो, कोई मसला, कोई परेशानी, कुछ भी अगर है तो मुझे पहले बताइए, अगर नहीं है तो नो लिख दें ताकि मैं फिर इस एरिया को स्टार्ट करूं। सर नोट को एक्सप्लेन कर देते हैं जनाब, वापस आते हैं पीछे। नोट आप गालिबन इस नोट की बात कर रहे होगे, इस नोट की बात कर रहे हो ना। ये बेसिकली एक एक्सेप्शन है जिसको मैंने जान के गायब किया था, मैंने इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी क्योंकि ये हम एक्सेप्शन पढ़ेंगे जब हम लोग मीटिंग में चैप्टर पढ़ रहे होंगे। बात सारी इतनी सी है कि 21 दिन का नोटिस हम उस वक्त नहीं देते जब सारे के सारे मेंबर्स मौजूद हो और सारे के सारे मेंबर्स एग्री कर जाएं उसी टाइम पे। तो कभी कभी स्पेशल रेजोल्यूशन मौके पे भी पास हो जाती है। शर्त ये है कि सारे के सारे मेंबर्स वहां पे मौजूद होने चाहिए और सारे के सारे मेंबर्स तैयार हों वोटिंग के लिए। तो फिर 21 दिन का नोटिस देना जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी में 6 लोग हैं और 6 के 6 लोग मिलकर चाहते हैं कि यार कंपनी का नाम चेंज कर देते हैं और 6 के 6 मौके पे मौजूद भी हैं। तो उनमें से एक सियाना उठ के कहेगा कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगी नाम चेंज करने के लिए। फिर दूसरा सियाना आएगा, वो कहेगा स्पेशल रेजोल्यूशन को पास करने के लिए 21 दिन का नोटिस देना बहुत जरूरी है। फिर तीसरा आएगा, वो कहेगा यार क्यों परेशान हो रहे हो, अगर हम सारे के सारे यहाँ पे मौजूद हैं, यानी कि वो तमाम मेंबर्स जो कि इंटाइटल्ड हैं मीटिंग को अटेंड करने के लिए, वोट करने के लिए, और वो मौजूद हैं और वो एग्री भी कर रहे हैं, तो हम विदाउट 21 डेज, लेस देन 21 डेज का नोटिस इशू करके भी इसको पास कर सकते हैं। भाई तुम जाओ जाके नोटिस बनाओ, अभी के अभी ये मीटिंग होगी और अभी के अभी ये पास भी होगी। तो यस, दिस इज अलाउ, मगर शर्त क्या है, ऑल द मेंबर्स सारे के सारे इकट्ठे होने चाहिए मौके पे। तो ये नोट समझ आ गया। इसको मैंने स्पेसिफिकली हाइड किया था फॉर चैप्टर 8, बट मिशेल ये बात समझ आ गई। ठीक है। पास्ट पेपर्स, देखो पास्ट पेपर्स के ऊपर 2 चीजें हैं। एक तो हम इसको वीडियो फॉर्म में भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं चाह रहा हूं कि ये जो एक्सप्रेस बैच है ना, इसके अंदर कंटेंट पे ज्यादा फोकस हो मेरा, यानी कि कवरेज पे मेरा ज्यादा फोकस हो। पास्ट पेपर्स को वीडियो फॉर्म में भी किया जा सकता है और कंपनी लॉ के जो पास्ट पेपर्स हैं उसमें ज्यादातर रटा है। मतलब अगर मैं आपको बताऊं, एक सवाल लिखा हो कि डिफाइन स्पेशल रेजोल्यूशन, उस पे मैं 2 मिनट अगर आपको दूं वर्सेस 2 मिनट के अंदर कोई नया कॉन्सेप्ट बता दूं, तो मेरा ख्याल से कॉन्सेप्ट थीम ज्यादा मजे की है। तो पास्ट पेपर्स की वीडियो प्लस जहां पे मैं आपसे कहूं कि यार इस चैप्टर के पास पेपर आपने खुद से करने हैं, तो फिर आप लोगों ने करने हैं, क्योंकि वीडियो फॉर्म के अंदर जो डिस्कशन होगी वो वन साइडेड होगी। दूसरा, मैं चाहता हूं कि आप लोग अपनी जो रिटन प्रैक्टिस है वो करें। मेरे कराने के बाद या वीडियो के बाद ना वो दिल खत्म हो जाता है, आप कहते हैं अच्छा यार वो चीज पड़ी भी है मैं बाद में सुन लूं, मगर जब तक आप उसको अपने हाथ से उतारते नहीं है ना तो वो चीज डेवलप नहीं होती जो कि मैं डेवलप करवाना चाह रहा हूँ। तो पास्ट पेपर्स के लिए कंपनी लॉ में आई एक्सपेक्ट यार अब आप लोग इतने मैच्योर हैं कि एटलीस्ट उसको स्टार्ट करें, जहां पे फंसे पूछें।
जहां में भी आपको फील आए कि यार ये मुश्किल है, ये हल नहीं हो रहा, या इसका आंसर मैच नहीं हो रहा, तो वो डिस्कस करें मेरे साथ। ठीक, चलो जी, हमारे आखिरी के 2 सफे जिसमें से हमने कुछ बातें पहले पढ़ ली। स्टेप्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन में आपको याद होगा हमने कहा था कि एक अच्छा सा नाम चूज करना है, मेमोरेंडम बनाना है, आर्टिकल्स बनाना है, डॉक्यूमेंट्स को फाइल करना है रजिस्ट्रार के पास, और उससे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ले लेना है। ये बात तो आपको याद है। इसमें से ये बात हम लोगों ने कवर की चैप्टर 2 में, ये कवर की चैप्टर 2 में। अब डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रार को फाइल कैसे करने हैं और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑब्टेन कैसे करना है, ये चैप्टर 1 बताता है। कहाँ बताता है? अगले पेज पे बताता है। रजिस्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। वो कहता है कि जब आप मेमोरेंडम और आर्टिकल्स लेके जाएंगे रजिस्ट्रार के पास, तो आपने खाली हाथ नहीं जाना, आपने 1 किलो आम साथ लेके जाने। क्या मतलब? एक और चीज लेके जानी है, दैट इज डेक्लेरेशन ऑफ कंप्लायंस shall also be filed along with memorandum and articles। तो मेमोरेंडम और आर्टिकल्स तो जाएंगे, उसके साथ 1 किलो आम जाएगा, यानी कि डेक्लेरेशन ऑफ कंप्लायंस जाएगी। उसमें क्या लिखा होगा कि मैं हल्फ देता हूं कि मैंने जो बातें यहाँ पे लिखी हैं मैं उसका पालन करूंगा। आप ये कह सकते हैं कि बयान हल्फी जाएगा। जो आपका रजिस्ट्रार है वो रजिस्टर करेगा मेमोरेंडम को और आर्टिकल्स को उसी वक्त जब वो मुतमईन होगा। आप समझ आई वो आम की पेटी साथ क्यों लेके जानी है? उसको मुतमईन करने के लिए, उसको मुतमईन करने के लिए आप उसको आम खिलाएंगे। और मुतमईन क्यों होगा? जब उसको पता चलेगा कि कंपनी लॉफुल पर्पस के लिए बनी, और वो जो डिक्लेरेशन आप दे रहे हैं उससे ये जाहिर हो रहा है कि कंपनी ने तमाम रिक्वायरमेंट्स और जो भी रूल्स लगने थे वो सारे के सारे फॉलो किए हैं, कंप्लायंस हो गई है, सब कुछ ओके। तो उसको मुतमईन करने के लिए 1 किलो आम साथ लाजमी लेके जाने। आई होप कि आप आमों को किसी और चीज से तशबीह नहीं दे रहे होंगे, या दे रहे हैं? आमों का मतलब समझ आया? 1 किलो आम। जी, तशबीह तो नहीं दी किसी चीज के साथ? नहीं, हाय हाय, आप लोग बहुत मासूम है यार। इतने मासूम क्यों? यस, यस, अनफॉर्चुनेटली यस। तो वो 1 किलो आम आपने लाजमी लेके जाने हैं ताकि आपका प्रोसेस जल्दी से हो सके। अगर वो 1 किलो आम आप लेके नहीं जाते तो क्या होगा? इफ रजिस्ट्रार थिंक दैट एनी डॉक्यूमेंट, कोई भी डॉक्यूमेंट निकाल के अगर वो उस पर एतराज दे दे, या किसी ऐसी इंफॉर्मेशन के ऊपर एतराज खड़ा कर दे। देखिए मैंने आम क्यों बोला, क्योंकि उसमें नेचुरल स्वीटनेस होती है, अदरवाइज मिठाई में आर्टिफिशियल फ्लेवर होता है। तो मैं रजिस्ट्रार को नेचुरल फ्रूट खिलाना चाह रहा था। खैर, तो अगर रजिस्ट्रार किसी डॉक्यूमेंट के अंदर या किसी इंफॉर्मेशन के अंदर एतराज निकाल के आपके सामने रख दे, वो कहे कि नहीं ये तो कानून के खिलाफ बात हो रही है, ये गलत है, ये मुकम्मल नहीं है, ये ऐसे नहीं है, ये वैसे नहीं है, तो वहां पे आपसे कहा जाएगा कि रिवाइज डॉक्यूमेंट बना के लेके आए, दोबारा से काम करें, दोबारा से बना के लेके, या दोबारा से बना के लेके आए, या अभी इसमें से डेफिशिएंसीज को निकाल के
इतने टाइम पीरियड के अंदर वापस से जमा करवाते हैं। अब अगेन आम लेके गए होंगे तो वो खुश होगा, आम लेके नहीं गए तो एतराज निकालेगा। और अगर एप्लीकेंट से वो डेफिशिएंसीज रिमूव ना हो रही हो तो रजिस्ट्रार कहेगा देखा मुझे आम ना खिलाए थे, अब मैं तुम्हारी कंपनी को रजिस्टर ही नहीं कर रहा, चलो भाग जाओ यहाँ से, चलो दौड़ो, निकल यहाँ से, भाग जा, फौरन से भाग जा, नजर ना आए। तो आम लेके जाएंगे तो काम हो जाएगा, आम के साथ काम। हाँ जी, आम के साथ काम। अगर तो रजिस्ट्रार ने आपको रीजन बताई है कि मैं क्यों आपके डॉक्यूमेंट्स को अपने पास रजिस्टर नहीं कर रहा, तब तो आप उस रीजन को ठीक करने की कोशिश करेंगे। ये है कि उसने रीजन बता दी। कभी कभी वो कहता है कि मैंने तुम्हें रजिस्टर नहीं करना, आप कहते हैं क्यों, किसी किसी डॉक्यूमेंट में मसला है, वो कहता है नहीं, किसी इंफॉर्मेशन में मसला है, वो कहता है नहीं। फिर आप कहते हैं क्यों नहीं करना रजिस्टर, वो कहता है मुझे तुम्हारी शक्ल पसंद नहीं। यानी कि वो आपको रीजन ही नहीं देता, नो रीजन। और हमें पता है कि इस नो रीजन के पीछे रीजन क्या है। हाँ, तो वहां पे अगर आप बहुत ही नेक इंसान है तो आप क्या करेंगे, आप उस रिफ्यूजर के 31 दिनों में एससीपी भाई के पास एप्लीकेशन लेके चले जाएंगे, अपील कर देंगे, और फिर जो फैसला एससीपी का आएगा उसको सर तस्लीम में खम कर लेंगे, उसको मान लेंगे, उसके ऊपर एग्री कर लेंगे। आप कहेंगे भाई बस इन्होंने जो कह दिया सो कह दिया, बात खत्म। तो प्यारे बच्चों, हमने क्या सीखा कि कंपनी बनाने के लिए आम बहुत जरूरी है। चले जी, आप आम लेके गए थे, उसने आपके डॉक्यूमेंट्स को रख लिया, आपको रजिस्टर भी कर दिया, आपको सर्टिफिकेट भी दे दिया, अपने साइन भी कर दिए, आम लेके गए थे, सारा काम हो गया। तो जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपको मिलेगा उस पे कंपनी का नाम लिखा होगा, कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लिखी होगी, क्या कंपनी प्राइवेट है या पब्लिक वो लिखी होगी, और क्या कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है या लिमिटेड बाय गारंटी है या अनलिमिटेड है वो लिखा होगा। यानी कि नाम, नेम प्लस रजिस्ट्रेशन नंबर प्लस डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन प्लस कंपनी का स्टेटस क्या है, क्या कंपनी प्राइवेट है या कंपनी पब्लिक है वो लिखा होगा, प्लस शेयर्स वाली कंपनी है या गारंटी वाली कंपनी है, और गारंटी वाली के अंदर भी हैविंग शेयर कैपिटल है या नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है, प्लस अगर लिमिटेड नहीं है तो क्या अनलिमिटेड, ये भी लिखा होगा। कंपनी रजिस्टर करने के लीगल चार्जेस कितने हैं, पटवारियों से पूछा। ये बड़े लेवल के पटवारी होते हैं। ये वेरी करते रहते हैं, कंपनी टू कंपनी, बिजनेस टू बिजनेस, सेक्टर टू सेक्टर, वेरी करते हैं। तभी यहाँ भी लिखा हुआ है एज स्पेसिफाइड बाय एससीपी। एससीपी इसको वक्तन पर वक्तन चेंज करता है। अभी आजकल क्या चल रहा है इसको देखना पड़ेगा। अच्छा जी, आपको सर्टिफिकेट मिल गया, आप बहुत खुश हुए, आपने घर आके बहुत धूम मचाया, पार्टी की, फैमिली को आउटिंग पे ले गए, उन्होंने पूछा क्या हुआ, आप बड़े खुश, आपने कहा यार मुझे सर्टिफिकेट मिल गया, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मेरी कंपनी बन गई। अगले दिन आप उठे और अगले दिन आपको एहसास हुआ कि अब आपके साथ हुआ क्या। हुआ ये है कि जितने लोग मेमोरेंडम के ऊपर सब्सक्राइबर्स थे
और जो बाद में कंपनी को ज्वाइन कर रहे हैं बतौर मेंबर्स, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पे चेक करेंगे क्या उन सब के नाम मौजूद हैं या नहीं। ये सर्टिफिकेट इस चीज को जाहिर कर रहा है कि कंपनी की परपेचुअल सक्सेशन, अगर आपको शुरू के लेक्चर्स याद है कि अब अगर नया मेंबर आता है, पुराना चला जाता है, तो कंपनी बंद नहीं होती, कंपनी के तमाम फंक्शंस वैसे ही चलते रहेंगे। कोई आए, कोई ना आए, कोई जाए, कोई ना जाए, कंपनी को फर्क नहीं पड़ता। कंपनी अब एक पर्सन बन चुकी है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कंपनी का जो स्टेटस है, जो उसका रजिस्टर्ड ऑफिस है, वो लिखा होगा। जो शुरू के शेयर्स हैं, सब्सक्राइबर्स उसको होल्ड करेंगे, और आर्टिकल्स के अंदर जिन जिन लोगों को आपने डायरेक्टर्स नॉमिनेट किया था, प्रपोज किया था, अब उनकी जिम्मेदारी है कि वो वाला काम भी करें। यानी कि अब मजाक खत्म हो गया, जो पहले शुगर चल रहा था वो खत्म हो गया, अब आपकी कंपनी बन चुकी है, अब ये सारी चीजें आप पे एप्लीकेबल। ठीक हो गया जी, ये सारी चीजें अब आप पे क्या है, एप्लीकेबल है। यहाँ तक का सवाल, कोई मसला? अब कंपनी जनाब आपकी बन चुकी है, मुबारक, कंपनी आपकी मार्ज़ वजूद में आ चुकी है। यहाँ तक कोई परेशानी, कुछ भी, एनीथिंग यू वांट टू आस्क? डन, इसको यहाँ तक रख करते हैं। जल्द तो बहुत है इसको पूरा करवाने का, मगर क्या याद करेंगे, जाए बाकी हम लोग कल कर लेंगे, और कल हम लोग फिर इसको कवर करने के बाद नए चैप्टर में चले जाएंगे, दैट इज चैप्टर 11। तो कल सेकंड हाफ में चैप्टर 11 स्टार्ट करेंगे, और फर्स्ट हाफ में इसको मुकम्मल करके बंद कर देंगे। डन। आप लोगों से गुजारिश है कि रोज का काम रोज करना है, और इसको याद करके लाजमी है, क्योंकि अब नहीं तो कब। और अगर आप लोग सारा याद कर लें, बहुत जज्बाती बैठे हो, तो एक दफा ये वाली बातें भी पढ़ लीजिएगा, ये वाली बात यहां से यहां तक पढ़ लेनी है, और कोशिश करनी है कि आपको ये बात समझ भी आ जाए। नहीं आएगी तो हमने कल तो ये बात करनी ही करनी है। ठीक हो गया? चैप्टर बाय चैप्टर टेस्ट अभी मैं बता दूंगा। हमारे एक्सप्रेस बैच के अंदर 5 टेस्ट हैं, जिसमें एक मॉक है और 4 जो है वो नॉर्मल टेस्ट है, और कोशिश ये होगी कि वो उसको ग्रैंड टेस्ट बना दिया जाए, और इस संडे से स्टार्ट होगा। तो पहले टेस्ट का सिलेबस क्या है ये भी मैं आपको कल फाइनल करके बता दूंगा, ये आपसे शेयर कर दूंगा, और बस आप लोगों ने ये करना है कि डेली बेस पे चीजों को साथ साथ तैयार जरूर करते रहना। ठीक है जी, मिलते हैं कल मजीद बातों के साथ, मजीद कहानियों के साथ। हमने पढ़ा आज के आम बहुत जरूरी है। अल्लाह हाफिज।